बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड, बॉडी एंड सोल एक और नशिस्त के साथ। मेरा नाम नदीम अख्तर है। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आम रिवाज से हटकर ये प्रोग्राम आज लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। देखिए, प्रोग्राम का उन्वान है, पिछले प्रोग्राम से मरबूत ही है, द पावर एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द एफर्ट, यानी जो ताकत है कोशिशों में और उस पे जो रहमत है, उसके हवाले से एक फ़िक्री और साइंसी बहस है, कुछ इस्तदलाल है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किए थे और आज उसी प्रोग्राम्स के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। एक इंतहाई दिलचस्प ये मौजू है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स, कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं जो आपको अमली तौर पर एलिवेट करते हैं, दे एलिवेट यू प्रैक्टिकली। और हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में कि हम जो भी बात करें, चाहे वो साइंसी हो, फ़िक्री हो, उसको इस तरह से पेश किया जाए कि वो एक तो आसान महसूस हो और वो दिलचस्प हक़ाइक़ जो आम तौर पर डिस्कस नहीं किए जाते वो डिस्कस किए जाएं, और प्रैक्टिकली ऑन अ प्रैक्टिकल स्केल, इन अ प्रैक्टिकल पैराडाइम, वी कुड अप्लाई दैट इन आवर लाइव्स। तो इस हवाले से आज का प्रोग्राम है। देखिए, प्रोग्राम के शुरू में अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इसको बिल्ड अप करने के लिए, इसका एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए बात कर रहा हूं कि इस कायनात को, इस यूनिवर्स को चलाने के लिए लॉज हैं, कवानीन हैं, रूल्स हैं, कुछ फिज़िकल हैं और कुछ लोगों का मानना ये भी है, और ये बहुत दिलचस्प नज़रिया है, सूरत है, पैराडाइम है, that there are also paraphysical laws. For example, there is something which is very popular in modern culture here, that there is a law of attraction. अच्छा, ये जो मैं बातें आपके साथ आपकी गुजारिश कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर यकीन कीजिए, मैं इसको बतौर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ। So there is a law which is we call a law of attraction, जिसके मुताबिक ये कि जो आप ख्वाहिश करते हैं हासिल करने के लिए, ज़िंदगी में अचीव करने के लिए, कोई टारगेट हासिल करने के लिए, तो इस कानून के मुताबिक दैट्स द आइडियोलॉजी ऑफ दिस लॉ सजेस्ट दैट द यूनिवर्स स्टार्ट्स टू वर्क फॉर यू टू अचीव that target what you have conceived in your mind. So इस तरह के लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं जिस पे लोग यकीन करते हैं। इस पर तो बात किसी अगले प्रोग्राम में होगी, लेकिन जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे गुजारिश की थी एक प्रोग्राम इस हवाले से, जो लॉ ऑफ एफर्ट्स था, यानी कानून कोशिश, और ये भी मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा प्रूवन लॉ ना हो, ना है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस में ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। और अभी आते हुए मुझे ये ख़याल आया, और इस ख़याल को मैं इस बात से मरबूत कर दूं कि कायनात कोशिश करने वालों को पसंद करती है। दिस यूनिवर्स लाइक्स the people who put efforts, जो perseverance रखते हैं या perseverance के कायल हैं, ये यूनिवर्स, ये कायनात उनको रिवॉर्ड करती है। और मुझे ये लगा कि ये शायद इस कुरान की इस आयत के तहत ये रूल है कि जो ये कहती है, the man gets only what he strives for, जो इंसान को वही कुछ मिला जिसकी उसने कोशिश की। So there is
it's a huge importance. There's a huge emphasis on efforts, कोशिश. इस हवाले से जो साइंस है उस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक और बात पिछले प्रोग्राम से ही मरबूत है, और वो ये कि मैंने आपसे गुजारिश की थी, अर्ज़ किया था कि मैं जब कुछ अरसे पहले एक हस्पताल में अपनी वालदा की अलालत के दौरान, when she was ill, I was there as a तीमारदार, as a relative, and my context was different, not being a doctor every day in a hospital, but being an attendant, and I was observing things just right everywhere in a different paradigm of emotional state, as you can imagine, where things are going down, up and down, and you are with the waves of emotional flow. उस वक्त मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की थी उसकी गुजारिश की थी कि मुझे यूं लगा, और मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि मुझे बात बहुत तवाना लगती है, बहुत मजबूत लगती है, बहुत स्ट्रांग लगती है, कि मुझे यूं लगा कि जो ब्लेसिंग्स हैं खुदा की, परवरदिगार की, वो दो चीज़ों के पर्दे में छुपी हुई मुझे महसूस हुई. एक थी, एक पैराडाइम, एक इक्वेशन का हिस्सा कोशिश. I felt the more you strive, the more blessings unfold themselves. और दूसरी बात जो मैंने आपसे की थी उस प्रोग्राम में, कि मुझे दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात लगी, वो थी कि जिसके पीछे में मुझे एहसास हुआ कि ब्लेसिंग्स है, और आप सबका और हम सबका इस पर यकीन है, एतकाद है, और वो है दुआ. लेकिन मैं आज जब मैं इस बात पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे अंदाज से आपके सामने पेश करूं, थोड़ी सी डिफरेंट एंगल के साथ, कि मैं इस जुमले को थोड़ा सा तब्दील करके आपके सामने गुजारिश करूं कि ब्लेसिंग कोशिशों के साथ साथ दुआ, और कोशिशों के साथ साथ सवालों के पीछे, सवाल के पीछे खुदा की ब्लेसिंग मौजूद है. मसलन इसका मतलब मैं आपके साथ अगर आसान अल्फाज में बात करूं, कि अगर सवाल खुदा से किया जाए तो वो दुआ है. सवाल का एक और पहलू जहां मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स नजर आती हैं, कि अगर सवाल, if the question is being asked to the Almighty, this is dua. If the question is being asked with the लोगों से किया जाए, जो अब्दे खुदा हैं उनसे किया जाए, और वो सवाल इस नीयत से किया जाए, मांगने के लिए नहीं, इस नीयत से किया जाए, that सवाल is being, the question is being asked to learn, then there is a blessing. आप उस्ताद से सवाल करें, सीखने के लिए सवाल करें, खुदा की रहमत उसके पीछे है. आप आलिम से सवाल करें और सीखने के लिए सवाल करें, तो उस जवाब में आपके लिए रहमत है. आप किताब से सवाल करें, जानने के लिए करें, लर्निंग के लिए करें, गौर व फिक्र के लिए करें, उसके पीछे रहमत है. और मुझे कहने दीजिए कि अगर आप सवाल अपने आप से भी करें, खुशनियती से करें, और जवाब चाहें अपने आप को जानने के लिए, तो उसके पीछे भी, उस जवाब के पर्दे में भी रहमत खुदा मौजूद है. और ये सवाल ही है. देखिए, आज से बात नहीं है. सवाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द ह्यूमन माइंड टू इवॉल्व. सोक्रेटिस से लेके स्टीव जॉब्स तक सब सवाल की इंपॉर्टेंस के कायल हैं. We know Socrates used to move around. He wouldn't teach people. हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं. He wouldn't teach. His method of teaching was to ask questions to his pupil, and they would think to answer. And Steve Jobs जिसने एप्पल बनाई, जिसका मैं अभी बजट, the shares have gone billions of dollars.
even more than an individual country उसके revenues हैं. And he was a great believer of questioning. And he used to say that when he was an 11-year-old, he wanted to find something, some kind of a transmitter. And then what he did, he said that he picked up a phone at the age of 11 years old and dialed to a CEO of a multi-billion dollars company and just asked, can I speak to Mr. Fala Fala Fala? And then he spoke to him directly and asked, can I have that transmitter? The other chap who was the CEO laughed but answered and gave it to him. The reason I'm telling you कि मशवरा कर लेने में, सीख लेने में, पूछ लेने के नीयत से जो सवाल किए जाएं वो बरकत रखते हैं. प्रोग्राम का जो आज का मौजू है वो है पावर ऑफ इफेक्ट्स, पावर ऑफ एफर्ट्स एंड ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स. तो मैं आज के इस प्रोग्राम में आपकी इजाजत से जो बात करने वाला हूं वो है कि कोशिशों के पीछे साइंस क्या है. थोड़ा सा हमने जिक्र किया था, तो व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द मैजिकल साइंस बिहाइंड एफर्ट्स. इसके पीछे क्या रम्ज हैं, क्या होता है, क्या तरतीब है, इस हवाले से प्रोग्राम है. और इस प्रोग्राम की मसलन ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ लोग कोशिशें दीवानावार किए जाते हैं और कुछ लोग हैं जो आसानी से अपनी कोशिशों को तर्क कर देते हैं. कुछ जो चाहते हैं हासिल करना, उसके लिए वो ऐसा क्या उनके जहनों में होता है कि वो कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते. देखिए, इसकी एक बुनियाद जो मैं when I'm going to talk about what I'm going to tell you or share with you rather is based on obviously on the science. This is the program is mind, body and soul, so the mind science, zahir hai, asan, in a simple words where we can understand, and not only can understand, we can resonate with it. इस तरह के फैक्ट्स आपके साथ में गुजारिश करूँगा कि हम उसके साथ कनेक्ट कर सकें. उसकी बुनियाद एक तो ये मेरी इंटरेस्ट और रिसर्च है, और दूसरी बात वो ये कि मैं being a consultant neurologist, I've been involved in seeing thousands and thousands of patients over the years. मैं ख़वातीन हज़रात जो मेरी एक आदत है, एक मेरा कि I don't see them as just patients, I see them as an individuals. And I learn by observing the patterns in the lives of people. So everyone who comes to me is an index case for me. And I try and observe the patterns, those who are doing well, who are doing not very well, and that is the basis which जो आज जो मैं आपके साथ points share करूँगा, उसकी एक बुनियाद वो भी है. So what we are going to do, कि we would analyze the pathway, जो success का, जो achievement का जो एक रास्ता है, उसको हम आसानी से आहिस्ता आहिस्ता उसको कदम ब कदम देखते हैं, और ये देखते हैं कि जो कोई अचीव करता है कोई भी टारगेट, whatever the person achieves, what is the sequence, क्या तरतीब है इस अचीवमेंट के पीछे जो eventually results in attaining a goal. अच्छा, यहां पे आप लोगों के मैं इसको कोई मुश्किल दकीक, जब भी हम अचीवमेंट्स और इस तरह की बात करते हैं तो वी थिंक
कि थोड़ा सा गिरा महसूस होता है जहन पे। अचीवमेंट्स कुड बी वेरी सिंपल, और वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। कोई चलिए उससे पहले बात कर लूं कि इसको जानने से, इस सीक्वेंस को जान लेने से, जो अब हम आपके साथ जिक्र करेंगे, होगा क्या, what is going to happen. My impression, my view on this is that once we know a sequence, our mind can conceive it better. When we know the sequence and the steps that leads to an eventual target or goal or whatever, once we know the sequence, we can conceive it better and could apply it better. अच्छा, हैरान कौन हद तक मुझे ये मालूम हुआ, जो पाथवे में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, कि the interesting point is that any goal that is ever achieved or would ever be achieved will be, it has been, and it will be a simple, pretty standard sequence of events. वो क्या है? अच्छा, मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में आपके साथ गुजारिश करूंगा इसकी, लेकिन उससे पहले ये है कि व्हाट इज बिहाइंड द सक्सेस, और इसकी कामयाबी के पर्दे में छुपा क्या है। तो इसके पीछे जो मुहर्रिक, जो चीज मौजूद है, उससे पहले मैं आपसे ये बात कर लूं कि व्हाट इज, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। अच्छा, एक बहुत ही एक मॉडर्न सोसाइटी में सक्सेस की जो डेफिनेशन हमें स्ट्राइक करती है, वो ये कि कोई बहुत पैसे वाला हो, और कोई बहुत ही प्रॉपर्टीज एंड हाउस एंड लैविश लाइफस्टाइल is the meaning of success. That has been portrayed as a meaning of success. It doesn't, for my view and my standards, and many of you would share that perhaps that is not the definition of success. It could partly be, I'm not denying, I'm not saying that, it could partly be, but to me, the meaning of success is living up to your potentials. आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक जिंदगी बसर करें, और to that level, that to your potentials. बहुत सारी एग्जाम्पल्स इस वक्त ही मेरे जहन में आ रही हैं कि एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी मैं शायद अगले किसी प्रोग्राम में आपको उसकी वीडियो या उसकी क्लिप्स दिखाऊं, जिसके ना हाथ है ना पाँव हैं, और बहुत ही रूडिमेंट्रीज हैं, और वो दुनिया भर में सफ़र करता है. He travels all around the world and gives inspirational speeches. To me, that's a success. He is living to the best of his available potentials जो खुदा ने हमें दिया है, जो हमें वदीयत किया है, the blessings we have, the skills, the potential skills that have been given to us, whether potentials are physical, potentials are emotional, cognitive, spiritual, जिस्मानी, सहनी, जज्बाती, रूहानी, जो potentials हैं, उस तक जीना, उन पोटेंशियल्स के मुताबिक जिंदगी करना, उसके करीब करीब पहुंचकर जिंदगी बसर करना, that is, to my view, is the definition of success. So वो उस हवाले से बात है, दूसरी बातें नहीं है. और छोटे बड़े गोल्स हो सकते हैं लाइफ के, जो दूसरे को मुख्तसर लगता है, हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत अहम हो. वो कोई भी जज्बाती, कोई भी इमोशनल, कोई भी स्पिरिचुअल टारगेट हो सकता है. लेकिन एक बात जिस पे मुझे और भी यकीन है कि
Your potential ends where you believe it ends, or you're led to believe where your potential ends. और ये प्रोग्रामिंग एक अलहदा प्रोग्रामिंग है जो masses और minds की प्रोग्रामिंग है, जो एवरेज परफॉर्मेंस को प्रमोट करती है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन इस तसलसल को, इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए कि हमने देखा कि अब सवाल यही है कि किसी भी कामयाबी के पर्दे में क्या है, तो बहुत ही हैरान कुन हद तक सादा जवाब यही है। आप दुनिया की किसी भी पीएचडी थीसिस को पढ़ लीजिए, रिसर्चेस को देख लीजिए, लोगों को इंडिविजुअली देख लीजिए, people as an individual who have achieved something, see the societies who have achieved something, see the nations who have achieved something, the countries who have achieved something. If they have achieved something, there would be a simple fact. It is because of efforts, and just not the efforts, it's the planned efforts, planning and strategizing efforts. अच्छा, बहुत कम है, मैं इसको और वाज़ेह कर दूं कि एफर्ट्स के बगैर शायद कुछ परसेंटेज ही लोग होंगे जो अपने बेस्ड ऑन देयर फैमिली और some background have got achieved something, but whoever has achieved on its own has to be a simple fact, that is effort. हमने लॉ ऑफ एफर्ट्स की बात की थी, मैं इसको उस वक्त अभी छोड़ देता हूं कि प्लानिंग ऑफ एफर्ट्स की मैंने शायद पिछली दफ़ा मिसाल दी थी कि अगर ये पेन, अगर आप कोई मैं इसको बेचना चाहता हूं और मैं मेरे पास 2 कलम है और मैं 2 लोगों के पास जाता हूं उसको सेल करने के लिए, तो मुमकिन है कि 2 के 2 लोग उसको से मना कर दें, won't buy. But if I go and sell it to 100 people, the likelihood of me getting it sold is higher. So statistically we can say that the efforts, if you increase the frequency of efforts, it works. However, when I say it's a planned effort, I mean if you're going to sell it to for example, you're going outside to एक होटल के बाहर आप इसको सेल करने जाते हैं, या आप एक यूनिवर्सिटी के बाहर या स्कूल के बाहर सेल करने जाते हैं, ये स्ट्रैटेजी है. So obviously the outcome would be accordingly that. So we will come to the certain other dynamics. बहुत ही interesting facts हैं कि जो कोशिश का जो मामला है, उसमें पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो जहनी तौर पर होता है, उस पर भी हम अगले प्रोग्रामों में इस पर बात करेंगे. लेकिन इसी थीम को आगे चलाते हुए कि सक्सेस, बिहाइंड द सक्सेस इज एफर्ट्स, बट सवाल यह है कि क्या चीज़ है जो आप कोशिशों को जन्म देती है. तो उसका आंसर भी बड़ा सिंपल है, इंटेंशंस. You have to have a clear intention. So success needs efforts. Behind success there are efforts, and behind efforts there is an intention, irada. मगर क्या सिर्फ इरादा ही काफी होता है? I think the best way of describing is that once the intention converts into conviction, जब इरादा, एक है बात इरादा करना, और उर्दू में कन्विक्शन के लिए कहा जाता है कि ठान लेना, कि जब ठान ली जाती है, जब मुसम्मम इरादा होता है, तो फिर आप कोशिश करते हैं. अब इसको, इन इरादों के पीछे, और आखिरी मरहला है मेरी इस पाथवे की एनालिसिस का, 3 चीज़ें हैं जो
मुझे लगता है कि कोशिशों के पीछे जो सक्सेस के पीछे हैं, या कोई भी चीज़ आप तब्दील करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स के पीछे इरादा है। लेकिन इरादे से के पीछे क्या है, उससे पहले मैं आपको तो इस मरहले पे और आखिरी इस सेक्शन को बताने से पहले मैं आपको ये स्टोरीज, ये कहानियाँ, दो कहानियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। ये पहले दाएं हाथ पर जो ऑन द राइट हैंड ऑफ द स्क्रीन व्हाट यू सीइंग इज, जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, द माउंटेन मैन। ये वो शख्स है, दोज हु आर लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डिड डिस्कस इन द प्रीवियस वन दैट दिस मैन single-handedly basically पहाड़ गिराता है। ये शख्स पहाड़ में से रास्ता निकालता है। This is a man from a very unprivileged part of India where he belonged to perhaps the lowest caste by every imagination of the word. He was not gifted. And there was एक hills की range थी इसके town और इसके मुल्हिक इससे the adjacent there was a city or town where the basic facilities of medical care were available, and because it took a long journey to get along across to pass the hills to get to that town. And there was one more fact which I'm going to tell. He decided chisel और कुदाल और अपने दो हाथों के साथ, और पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी जो मुझे तवाना महसूस हुई थी कि ये दो हाथ थे उसके पास, दो बाजू थे, और उसने एक बड़े पहाड़ को, if you could see that behind him, that he made the way on his own, not over the period of days or months or years but decades, 22 years. And he did it. And this is an index case. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम सोच सकें कि कुछ लोग पहाड़ काट देते हैं और कुछ लोगों को ऐसा क्यों होता है कि सुबह के वक्त बिस्तर छोड़ना भी पहाड़ लगता है. So there is a paradigm, there is something happening in our heads and minds which makes the difference. Now, the second story. This was more recently. I was doing a ward round and I met there was my registrar there with me, and it was a lunchtime, and I asked him, are you going for a lunch? And he said, no, Dr. Akhtar, I don't have lunch. I generally eat one meal a day, and that is only the evenings. And that was a bit intriguing to me, because based on what, I was preparing for that program, and I knew that there must be something behind this change which is not usual. So, that I thought there must be a why, there must be a trigger which led that deprived man to एक पहाड़ काट दे, और ये मेरा रजिस्ट्रार जिसने अपनी पूरी लाइफ की पैराडाइम चेंज कर दी. And so what he said, there must be, and this is what I have, कि ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सक्सेस के पीछे, this is I'll come back to those stories again, that behind success there's efforts, the efforts के पीछे इरादा है, और इरादे के पीछे कोई ना कोई एक ट्रिगर है, एक मुहर्रिक है, एक तहरीक है. ये ट्रिगर दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि why you want to have that change, why you want to remove the mountains, why you would just eat one meal a day. There must be a trigger, there must be a why, एक why, क्यों. और मैं इसको आपके साथ शेयर करूं तो इसमें जो इसका वाई था, इसका जो ट्रिगर था, जो माउंटेन मैन है जिसने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, बिकॉज
his wife, who was pregnant, fell off from the hill, and he had, and she was quite injured, and he wanted to take her to the nearest medical care, and they had to do a long journey to cross because there were mountains in the way, and because unfortunately her wife died, he made that. That was his why. That was his trigger. और ये बहुत, मुझे ये लगता है, ये जो वाइज हैं, जो ये क्यों है कि क्यों किया जाए, ये सबसे अहम हिस्सा है इस पूरे पाथवे का. I'll come back to that. दूसरा जो मेरा जूनियर डॉक्टर था, and when I asked him, there must be a why, there must be a trigger, and he said yes, and he said that because he came from Africa and they were living in an area where there was no food supply or a minimal food supply, he had to eat a very little. And when he was telling me that, और जो मैं बात बताने जा रहा हूं, तो उसकी आंखें, I could see his eyes were getting red and wet, that he said that because there was a limited supply of food, my parents used to not eat, and they pretend they have eaten. And that was his trigger to change his, just not the dietary change, but he obviously he must have been motivated enough to come from Africa to this country doing the PhD, and then he would be a consultant. So there is a trigger. और ये वाई का जो ट्रिगर है, और अगर हमें पूरी इस साइंस को और इस सीक्वेंस को समझना है, तो हमें इस वाई के रोल को समझना होगा, इस ट्रिगर के रोल को समझना होगा. And to me, since the humans have existed on this planet, जब से इंसान इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद है, और जब तक वो रहेगा, since the humans existed on this planet and till they will exist, the most precious word that ever existed in the human psyche or mind is the word why. क्यों? यही क्यों है जिसने हमें पहाड़ों से, केव से निकालकर चांद तक पहुंचाया. यही क्यों है, this is the why, that's the trigger as humans, that we now want to build find if the Mars is suitable enough to live. So ये जो क्यों है, that curiosity of knowing that, so why के मुझे लगता है दो angles हैं. एक why, क्यों, reason, किस लिए, और another why is the reason of being the metaphor of motivation. So ये why बहुत important है, और मुझे लगता है, जैसे मैंने गुजारिश की, कि सारे पाथवे में जो भी आपको छोटी बड़ी ताकत चाहिए, जो भी छोटा बड़ा गोल अचीव करना है, जैसे मैंने कहा कि कोई गोल छोटा या बड़ा नहीं होता है, दैट्स perception of you, that what matters to you matters the most. So इस पाथवे में कोशिश के पीछे इंटेंशन, और इंटेंशन के पीछे ट्रिगर, यानी आपका why. And that's why I say that we have to, अगर हमें कुछ हासिल करना है, कुछ तब्दील करना है, तो हमें कोशिश करनी है, इरादा बांधना है, लेकिन उसके लिए हमें अपने वाई की, वो क्यों, वो वाई जो आप किसी के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, तो आपको इस वाई को
अपने वाई को, योर ओन पर्सनल वाई इज टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर में इस मौके पे ब्रेक लेना था, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आपसे कहता चलूँ कि जो ट्रिगर्स हैं, मैं इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में बहुत ही, जब मैंने इस पर गौर किया और ये सीक्वेंस, ये पाथ है मुझ पे आश्कार हुआ, या मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ इस तरह का तरतीब है या कुछ इस तरह की सीक्वेंस है, तो फिर मुझे कुछ और सवालात ने भी जन्म लिया, और उन सवालात का आपके साथ जो बड़े मुझे दिलचस्प लगे, और शायद दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट कि क्या है जो आपकी इंटेंशन को कन्विक्शन में तब्दील करता है, व्हाट होता है, या क्या तरीके हो सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप अपनी इंटेंशन, अपने इरादे को कन्वर्ट कर सकें, और वो क्या हो सकता है कि ट्रिगर्स फिर किस किस्म के होते हैं, कौन से वाई एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी कुछ टाइप्स हैं। और ब्रेक के बाद हम ये भी जिक्र करेंगे कि फिर हमारे जहन को बावजूद इसके कि ट्रिगर्स भी हों और क्यों चीज़ें मुश्किल लगती हैं, क्यों हमारा जहन को चीज़ों को मुश्किल समझता है, गिरदान लेता है, दैट दीज आर डिफ़िकल्ट। सो उन सवालात के जवाबात भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शेयर करें। इस वक्त एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माइंड बॉडी एंड सोल प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, द पावर एंड द ब्लेसिंग ऑफ द एफर्ट के हवाले से ये सिलसिला गुफ्तगू है, और मुमकिन है कि कुछ और नशिस्तें भी हम इस हवाले से करें। वक्त अब मुख्तसर है, तो मैं कुछ थोड़ी सी तेज़ पेस के साथ, द फास्टर पेस आई थिंक आई वुड डिस्कस एंड वी गो थ्रू दैट। सो ट्रिगर्स की हम बात कर रहे थे कि वाई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इरादा बांधने के लिए कि क्यों किया जाए। जब आपका माइंड जब उस क्यों के जवाब से या उस क्यों की इंस्पिरेशन से मुतमईन होता है, तो फिर वो इरादा बांधता है, और फिर इरादा आपको एफर्ट्स को एक्सिक्यूट करने में मदद देता है और रिपीट करने में मदद देता है, और इवेंचुअली आपको टारगेट अचीव करने में मदद देता है। जब मैंने इस पर गौर किया, इन माई व्यूज दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रिगर्स एग्जिस्ट, then I think there are two basic ones. There are certain ones which are external triggers, Beruni, and for example you want to have an approval of masses कि आप किसी की खुशनुदी के लिए, किसी की अप्रूवल के लिए आप कुछ काम करें। So there are, to me there are certain stronger, potent triggers, and there are certain milder and softer triggers. External approvals would always be a softer trigger for anyone. It has to be an internalized trigger, जिसे आप दिलो जान से तस्लीम करें, वो ट्रिगर, वो वाई। It could be just a self approval कि आप ऐसे से कि जो खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, आप उसको जस्टिफाई करें, उन नेमतों का, उन स्किल्स को। Then we have, we will talk about it later in perhaps the other programs, इसकी मजीद examples के साथ। As I said, I've been asked to be little. So, emotional triggers, I think those are the most important and stronger, long lasting triggers हैं, जो जज्बात की बुनियाद पर होता है। जैसे हमने उस शख्स को, माउंटेन मैन को देखा, तो उसकी वाइफ, मैंने अपने रजिस्ट्रार का जिक्र किया, उसके पेरेंट्स
कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं से वो एक इमोशनल ट्रिगर, एक इमोशनल वाई चाहिए. इट कुड बी स्पिरिचुअल, सेल्फ एस्टीम, उस पर हम बात करेंगे. एग्जाम्पल्स मैं कुछ छोड़े देता हूं. एक शख्स का मैं आपसे इस वक्त इजमालन जिक्र करता हूं, सो वेरी ब्रीफली. एक माउंटेनियर है, निम्स इसका नाम है. अगर मौका मिले तो इसके बारे में पढ़िएगा. ही इज जस्ट आई थिंक इन हिज मिड-30s, पर इसने काम क्या किया है. ये जो हमारे पास पीक्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो 8000ers कहलाती हैं, वो तकरीबन 14 हैं. कोई शख्स दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं गुजरा सिवाय एक केस से पहले कि जिसने सारी ये 14 माउंटेन्स जो 8000 मीटर्स की हाइट से बुलंद हैं, उनको सर किया हो, उनकी समिट तक पहुंचा हो. एक शख्स था जिसने 15 साल कुछ साल पहले, ही टुक हिम अबाउट 15 years, और ये शख्स निम्स द माउंटेनियर did it in about 6 months and 6 days, the whole 14 mountains which are more than 8,000. 50% of people die doing that. इसका जो मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि इसका जो मिशन पॉसिबल था, जिसने इसका नाम दिया था, जिसके लिए कोई इस पर राजी नहीं था, उसका ट्रिगर ये था कि ह्यूमंस कैन डू व्हाट दे beyond what they are believed they can do. So his trigger was to believe and prove that what humans can do. As I say, we would go through that quickly, and maybe perhaps next time we would discuss that. We have to find that वो जो लिंक है कि यही ट्रिगर आपको एनर्जी कैसे देता है, यही वाई आपको एनर्जाइज कैसे करता है. इस पे हम फिर अगले मरहलों में बात करेंगे. और मैं बिल्कुल तेज़ी से आगे की तरफ जाने बढ़ते हुए कि वो क्या चीज़ है जो हमें कोशिशों से रोकती है. एंड जो हमें कोशिशों से रोकती है, टू अंडरस्टैंड कि हमारा जहन कुछ चीज़ों को मुश्किल क्यों समझता है. ये एक सादा सा सवाल है, लेकिन बहुत अहम सवाल है. और अगर हम इसको जान लें तो हमें आसानी होगी. इसको, और मैं तेज़ी से अपने इस टॉक को अपने मंतकी अंजाम तक चंद मिनटों में पहुंचाना चाहता हूं. सो व्हाट, यानी सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब और उसके बाद इख्तिताम, कि क्यों हमारा जहन कुछ चीज़ों को मुश्किल गिरदानता है, डिफ़िकल्ट परसीव करता है. उसको जानने के लिए मुझे ये डेफिनेशन आपके साथ शेयर करनी है, जो मुझे लगता है कि एफर्ट की ये डेफिनेशन शायद मेरी दानिश के मुताबिक दुरुस्त है, और कम अज़ कम अगर इसमें कुछ गुंजाइश मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये वो कन्वे करने में आपको ज़रूर मदद देगी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ. टू मी द एफर्ट इज़ एनी फिजिकल or cognitive action that takes you out of the comfort zone. I repeat that to me, effort is any physical or a cognitive action that takes you out of your comfort zone. Comfort zone, जो आपको कोशिश वो है जो जिस्मानी या जहनी, जो आपको आपके आराम कदे से बाहर लेके जाए. ये कंफर्ट जोन क्या है? देखिए, कंफर्ट जोन टू मी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये कॉन्सेप्ट है, और मैं इसकी डिटेल मैं आपसे गुफ्तगू बाद में करूँगा, गुजारिश करूँगा. बट कंफर्ट जोन इज़ अ साइकोलॉजिकल, ये क्या चीज़ है? इट्स अ साइकोलॉजिकल
emotional and behavioral zone where we feel safe, relaxed and ease. एक ज़हनी हाला है, एक ज़हनी जोन है जो जिसमें जब आप होते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं. मसलन जो भी मैं आपसे गुजारिश करूं कि देखिए किसी पहाड़ पर चढ़ना एक कंफर्ट जोन से बाहर, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. यू वोंट बी ईज एंड रिलैक्स्ड, राइट? सो यू हैव टू यानी वो जोन, वो एरिया जहां जिससे बाहर निकलकर आपका माइंड रिलैक्स और ईज में ना रहे. अच्छा, कोशिश क्या करती है? कोशिश ये कर रही है कि वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आती है. सुबह को बिस्तर छोड़ना है, आपका कंफर्ट जोन आपको रिलैक्स स्टेट में रखने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने उस कंफर्ट जोन की पैराडाइम से बाहर आएँ. इसमें कुछ और गुजारिशात हैं, वो मैं अभी छोड़ देता हूँ. जो इर्तिकाई एवोल्यूशनरी इसका बहुत ही दिलचस्प रीजंस हैं, वो उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ. लेकिन ये बात आपसे करता चलूँ कि जो भी हमारा कंफर्ट जोन है, मुझे यूँ लगता है कि उसका एक ग्रेविटेशनल पुल है. जैसे ज़मीन की कशिश सारे अजसाम को खींच कर अपने सेंटर की तरफ खींच कर रखती है, पुल रखती है, और अगर आपने कशिश से निकलना है तो आपने जोर लगाना है. इसी तरह मुझे लगता है कि जो ये हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमारे जहन का आराम कदा है, वो भी एक ग्रेविटेशनल पुल रखता है. वो ये चाहता है कि हम इस कंफर्ट जोन में रहें, हम रिलैक्स्ड और ईज रहें. और ये एक इर्तिकाई मामला है. इस पे कुछ बहुत, जैसे मैंने गुजारिश की, कुछ दिलचस्प मामलात हैं जिस पे मैं आपसे फिर जिक्र करूँगा. लेकिन मेरी डेफिनेशन के मुताबिक the way I view effort, the effort is that any action that requires physical or mental, that requires you to come out of your comfort zone. और जब भी आप comfort zone से बाहर आते हैं, आप certainty से बाहर आते हैं, आप अपने familiarity से बाहर आते हैं, और वो जहन को मुश्किल लगता है. तो ये किस तरह से जो है हम इस कंफर्ट जोन से, अगर हमें एफर्ट करनी है तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है. ये जो स्लाइड है ये अहम स्लाइड है, दिलचस्प स्लाइड है. अपने ज़िंदगी के पहले कदम के मुताबिक जो हम आप अपनी ज़िंदगी का पहला कदम लेते हैं, जब हम पहली बार, जी हाँ, पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं. द फर्स्ट स्टेप व्हेन वी आर चाइल्ड, at toddlers, and we are about to walk, and we start walking and we are tumbling and falling, but we still strive, we put an effort for coming out of our comfort zone, defying the zone, the pull of comfort zone, like a gravitational pull of comfort zone. We strive. So ये जो striving या effort करने की या comfort zone से बाहर आने की एक inbuilt ख्वाहिश हम में ज़रूर कहीं मौजूद है, जो आहिस्ता आहिस्ता फेड होती है या प्रोग्राम कर दी जाती है. इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे. So we have to know that things appear difficult because consciously or subconsciously our mind wants to keep us in a comfort zone, and we don't want to come out of that, or there is a resistance. And any growth that is possible is always comes out of the comfort zone. अच्छा, triggers के हवाले से गुफ्तगू होगी, और why is what is the why and why how we can find our personal whys, इस पे गुफ्तगू होगी. लेकिन मैं जाते जाते
मैं एक आपको शायद पहले भी मैंने ये हिकायत एक सुनाई थी, जो एक आई हैव अ लिंक फॉर दैट, कि वो परिंदा जो आतिश नमरूद पर जो अपनी चोंच में एक कतरा लेकर चला था. When there was a huge fire and Prophet, peace be upon Prophet Ibrahim alayhi salam was about to be thrown into that big fire, that was a bird that took one drop of water and traveled to put that water on that huge fire. तो उस, और वो कोशिश से रिलेट करना है, एफर्ट से रिलेट करना है, कि कोई एफर्ट छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन एफर्ट आपको कैसे सेल्फ एस्टीम देती है, इस बात को उजागर करना है. और मेरे वालिद जनाब साहिबा अख्तर की नज़्म, जो मैं अक्सर उसके कुछ मिसरे और उसके साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक परिंदा और आतिश नमरूद के चंद मिसरे और आपसे इजाज़त और फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी. कि चंद कतरे क्या बुझाएंगे वो आग. जब ये परिंदा चला है, when the birds start to fly, किसी ने उससे कहा कि फिर किसी ने उस परिंदे से कहा, दिल तेरी इस सादगी पर हो निसार, चंद कतरे क्या बुझाएंगे वो आग, जो बुझा सकते नहीं दरिया हजार. How, somebody asked, how those just one drop or few drops can put away the fires where the rivers and rivers can't do anything. And that, when he listened, the bird listened, he said, ये सुना तो उस परिंदे ने कहा, ये मुझे मालूम है हिकमत शुआर, जानता हूँ ये मेरी सయ్యే हकीर, क्या करेगी शोलगी को लालाजार. और ये जो बात है, ये जो मिसरे हैं, ये मेरे मौजू से मुंसलिक हैं. और वो ये कि परिंदा ये कहता है कि मौजा कोई मेरे बस में नहीं, नो मिरेकल इज विद इन माई हैंड्स, सिर्फ एक कोशिश है हस्बे इख्तियार. मौजा कोई मेरे बस में नहीं, सिर्फ एक कोशिश है हस्बे इख्तियार. That is what I can do, and I'm doing what I can do. और फिर आखिरी मिसरा के मैं दो शेर के, मैं तो बस ये जानता हूँ जान लें, आतिश नमरूद के ये शोला कार, मैं खुदा के हुक्म से गाफिल नहीं, मैं सफ़े नमरूद में शामिल नहीं. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. बहुत शुक्रिया.